इतिहास में कई शासकों को महान कहा जाता है ना? लेकिन ये उपाधि कुछ ही लोगों पर सही मायने में फिट बैठती है। तो आज हम सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं रटेंगे, बल्कि मुगल सम्राट अकबर की कहानी को समझेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नाम के आगे महान क्यों लगा। वो क्या खास बात थी उनके नेतृत्व में, उनकी सोच। सिर्फ 13 साल। सोचिए, बस इतनी सी उम्र थी जब अकबर के कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई जो कहना चाहिए कि बिखरने की कगार पर था। उथल पुथल मची हुई थी और यहीं से एक असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक 13 साल का लड़का जिसके हाथ में एक कमजोर और बिखरा हुआ साम्राज्य था, वो आखिर इतिहास के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक की नींव रखता कैसे है? तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। अकबर को विरासत में कोई सजा सजाया स्थिर साम्राज्य नहीं मिला था। उनके पिता हुमायूं की अभी अभी मौत हुई थी और मुगल सल्तनत बहुत कमजोर थी। चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए थे। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां राज करने से ज्यादा बड़ी चुनौती थी बस टिके रहना। तो जाहिर सी बात है, शुरुआती सालों में सारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, सर्वाइवल, किसी तरह साम्राज्य को बचाना। अकबर के शासन की शुरुआत पूरी तरह से मिलिट्री पावर और सही स्ट्रैटेजी पर टिकी थी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1542 में जन्म और महज 13 साल की उम्र में 1556 में वो बादशाह बन गए। और देखिए, उसी साल पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके मेंटोर बैरम खां की गाइडेंस में मिली इस एक जीत ने ही सही मायनों में एक मजबूत मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। और अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। अकबर को यह एहसास हुआ कि सिर्फ तलवार के दम पर, सिर्फ लड़ाइयां जीतकर एक साम्राज्य को हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता। और इस एक एहसास ने उनके राज करने के पूरे तरीके को, उनकी पूरी फिलॉसफी को बदलकर रख दिया। देखिए, शक्ति पाने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता था विजेता का, एक वॉरियर किंग का, जो तलवार के जोर पर सब कुछ हासिल करता है। सैन्य अभियान, जबरदस्ती विस्तार, ये सब। लेकिन अकबर ने दूसरा रास्ता चुना, एक दूरदर्शी का रास्ता, जो ज्ञान, डिप्लोमेसी, न्याय और एकता पर आधारित था। और यही थी अकबर की वो कोर्स सोच। ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बयां करती है कि एक टिकाऊ साम्राज्य सिर्फ ताकत के बल पर नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरी और मजबूत नींव पर खड़ा होता है। और यहीं से अकबर की विरासत का वो हिस्सा शुरू होता है जो उन्हें सबसे खास बनाता है। मतलब, एक ऐसे दौर में जब दुनिया धर्म के नाम पर बटी हुई थी, तब उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति एक क्रांति से कम नहीं थी। सुलह ए कुल, इसका मतलब है सभी के साथ शांति। ये सिर्फ अकबर का कोई पर्सनल विचार नहीं था, नहीं, ये उनके साम्राज्य की ऑफिशियल पॉलिसी थी। एक ऐसी नीति जो कहती थी कि राज में रहने वाला हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने असल में काम करके दिखाया। उन्होंने जजिया टैक्स खत्म कर दिया, जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। उन्होंने राजपूत राजाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी बनाया। और तो और, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान आकर एक साथ बहस कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सिख सिद्धांत है। इसका मतलब है कि पहले एक साथ बैठकर भोजन करो और उसके बाद ही संगत में यानी सभा में मिलो। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है। और ये कहानी, ये उनकी एकता की नीति का सबसे अच्छा उदाहरण है। जरा सोचिए, हिंदुस्तान का सम्राट अकबर तीसरे सिख गुरु अमरदास जी से मिलने जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि गुरु से मिलने का एक ही नियम है, पहले पंगत में यानी लंगर में आम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करना होगा। और अकबर, जो उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, वो बिना किसी झिझक के ऐसा करते हैं। ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, ये दूसरे धर्मों के लिए उनके मन में जो गहरा सम्मान था, उसका सबूत था। लेकिन अकबर की महानता सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता तक ही सीमित नहीं थी। उनका लक्ष्य एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जो अपने हर नागरिक के लिए हो, जहां सबको न्याय और समृद्धि मिले। अकबर की कामयाबी का एक बड़ा राज ये भी था कि उन्होंने हमेशा अपने आसपास काबिल लोगों को रखा। उनके 9 रत्न यानी 9 रत्न, उनके दरबार के 9 ऐसे जीनियस लोग थे जो अपने अपने फील्ड में माहिर थे, चाहे वो बीरबल की बुद्धिमानी हो या राजा टोडरमल का फाइनेंस मैनेजमेंट। इससे पता चलता है कि अकबर के लिए टैलेंट की कितनी कद्र थी। और इन्हीं सलाहकारों की मदद से उन्होंने कई बड़ी प्रशासनिक सुधार किए, जिनसे सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई।
जैसे राजा टोडरमल ने जो जमीन के टैक्स का सिस्टम बनाया, उससे किसानों को बहुत राहत मिली, उनका शोषण कम हुआ। इन सब सुधारों ने साम्राज्य में एक शांति और खुशहाली का माहौल बनाया। तो अब हम आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि सदियों बाद भी हम अकबर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्यों उनके नाम के साथ महान जुड़ा हुआ है? इस शब्द का असली मतलब क्या है? उनकी विरासत बहुत गहरी है। उन्होंने डर से नहीं, सम्मान से राज किया। मजे की बात यह है कि वो खुद पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान को, कला को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। वो एक ऐसी विरासत छोड़कर गए जो सहिष्णुता और न्याय पर आधारित थी। उन्हें एक ऐसे शासक के तौर पर याद किया जाता है जिसने लोगों को धर्म से नहीं, इंसानियत से जोड़ा। और हम इसी एक विचार के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। अकबर की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली महानता का पैमाना क्या है? जीती हुई जमीनें या जीते हुए दिल?